एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम विदाउट होप। मैं हूं आपकी फ्रेंड कामना। फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं 2026 में। रिसेंट में तो बिहार दरोगा का ही पेपर लगा हुआ है। उसके बाद आप केवीएस का एग्जाम देख सकते हो। अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है, यूपी में पुलिस के कांस्टेबल की का एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और आप इन सब के लिए अगर टेस्ट सीरीज की तलाश में हो तो ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये पेपर मतलब टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। एक मैंने करा दिया है, उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये हमारी आज सीरीज़ नंबर 2 चल रही है टेस्ट सीरीज की। तो और ये सारे क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप इसको सॉल्व करके जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखो इसमें दी हुई हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस 2 मिनट का समय आपका लेना चाहूँगी। अगर आप करंट इन सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स की तलाश कर रहे हो तो देखो, करंट अफेयर्स के लिए मैं अपनी ही वीडियो पे मेरे द्वारा ही इस पीडीएफ को अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया जा रहा है। और बहुत बहुत ही फास्ट वे में इस पीडीएफ को मैं कंप्लीट करा रही हूँ, ताकि जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहाँ से बन पाएँ। तो आप उसको ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि पूरी इस पीढ़ी को मैंने एज इट इज़ पढ़ा दिया है। मैंने इसमें कौन सी चीज़ जो है वो पढ़ाने वाली है और कौन सी चीज़ें जो है स्किप करने वाली है, उस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और इस एक बुक की खासियत मैं आपको बताऊँ तो इस बुक में आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारे जीके जीएस के भी पोर्शन कवर किए गए हैं। तो आप इसको एक बार देख लेना अगर आपको ठीक लगता है तो। बाकी चलो हम अपनी टेस्ट सीरीज़ की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, पहला सवाल है हमारा, और इसको हम थोड़ा फास्ट वे में कवर करेंगे क्योंकि हमारा पेपर जो है उसमें टाइम लिमिट होगा। तो 1 घंटे में देखो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ इसको कवर करूँगी। पहला देख लेते हैं कि जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या है। अब देखो यहाँ पे जैन धर्म ग्रंथ की बात आ गई। तो जैन धर्म ग्रंथ में जितने भी बुक हैं, ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आगम क्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि आगम किसे कहते हैं। तो जैन धर्म ग्रंथों के सभी बुकों को मिला के, सभी साहित्यों को मिला के आगम कहा जाता है। यहीं पे मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं कि अगर त्रिपिटक पूछ ले कि त्रिपिटक क्या है, तो आप बताओगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संग्रह क्या कहलाता है, त्रिपिटक कहलाता है। जबकि जैन धर्म के ग्रंथों का संग्रह क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये जो ग्रंथ है इसकी प्राचीनतम भाषा क्या थी। तो फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि जो ये बौद्ध धर्म शुरू हुआ, जैन धर्म शुरू हुआ, ये ब्राह्मण धर्म के विरोध में शुरू हुआ था। ठीक है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में तो बहुत विरोध किया कि भाई अब ब्राह्मण धर्म की बात हो गई तो देखो संस्कृत इनकी स्टार्टिंग की भाषा नहीं हो सकती है, और ये तमिल इनकी भाषा होगी नहीं क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में ये सारे फल फूल रहे थे। तो इनकी लैंग्वेज क्या थी, स्टार्टिंग में तो प्राकृत थी। बाद में हम देखते हैं कि इसी धर्म ग्रंथ में यानी कि जैनिज्म जो था, इसमें संस्कृत का भी प्रवेश हो गया, अपभ्रंश का भी प्रवेश हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने शुरुआत करी थी प्राकृत से। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं कि अच्छा, यहीं पे अगर ये पूछ ले आपसे कि बौद्ध जो ये ग्रंथ लिखे गए हैं इनकी भाषा क्या है, तो आप बताओगे पाली। इनकी लैंग्वेज क्या है, पाली है। ठीक है। अगला देख लेते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। अब देखो उद्देशिका की बात आ गई यहाँ पे, तो थोड़ा सा फास्ट वे में देखते हैं। अगर उद्देशिका की बात करेंगे तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे स्वतंत्रता, जैसे कि कितने तरीके की स्वतंत्रता है, 5। कौन कौन सी स्वतंत्रता है, देखो आपको एज इट इज़ सीक्वेंस में ही याद रखना है। मैं यहाँ पे फटाफट लिखते जाती हूँ, आप भी इसको देख लेना। विचार, अभिव्यक्ति, उसके बाद अगला आ जाता है विश्वास, विश्वास, फिर एक है धर्म। ठीक। और उपासना, उपासना। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि जो हमारी उद्देशिका है इसमें कितने तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आप बताओगे 5 तरीके की स्वतंत्रता। अगर न्याय की बात कर लेता है कि कितने तरीके की न्याय बताए गए हैं हमारी उद्देशिका में, तो आप बताओगे कि 3 तरीके के न्याय हैं। कौन कौन से न्याय हैं, तो आप बताओगे सामाजिक न्याय है, राजनैतिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। अगर इसका सीक्वेंस पूछेगा तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, तब ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने प्रकार की समता की बात की गई है, समता, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो आप बताओगे 2 प्रकार की। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो हर बार पूछता है। मैं एक ही जगह पे आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसका पेन का साइज छोटा कर लेती हूँ। एक ही जगह पे मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आपके क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते जाएंगे। तो कौन कौन से हैं इसमें, तो आप बताओगे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर, यानी कि अवसर। ठीक है। यानी कि कितने तरीके की समानता या समता की बात की गई है, तो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, ये 2 प्रकार की समानताएं हैं। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है और 5 प्रकार के आपके स्वतंत्रता की चर्चा है उद्देशिका में, याद रखना।
यहाँ से क्वेश्चन आपसे एक ये पूछ सकता है, नोट करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आप ये बताइए कि हमारे उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हमारे प्रस्तावना में 3 नई चीज़ें जोड़ी गई, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष बोल सकते हैं या धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता शब्द जोड़ा गया, और अखंडता, ठीक है, ये हम जोड़े गए। तो अब देखो हमारी संविधान हमारी जो उद्देशिका है उसमें कौन कौन से शब्द आपको देखो, विचार भी है, अभिव्यक्ति भी है, विश्वास, लेकिन ये स्वतंत्रता के फॉर्म में है। अब देखो यहाँ से करो, व्यक्ति की गरिमा, ये है हमारे प्रस्तावना में, अगर हम देखते हैं तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। राष्ट्र की अखंडता, देखो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि ये देखो अखंडता शब्द जोड़ा गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। राजनैतिक समानता, क्या समानता में मैंने राजनीतिक लिखा है? नहीं, 2 ही समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर। राजनैतिक शब्द तो है, लेकिन राजनैतिक कहाँ पे है? देखो यहाँ पे है, न्याय में है, ये वाला। तो आप इसको क्या बताओगे कि ये कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? एक सेकेंड, हमारा आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये राजनैतिक किस चीज़ की बात है? न्याय की बात है, ये ना कि समानता की बात है। प्रतिष्ठा की समानता देखो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अगर ये वाली स्लाइड आपको तैयार रहती तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, तो आप ये बताओगे कि प्रस्तावना में टोटल 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तो 3। लेकिन अगर ये पूछता है, कहीं कहीं पे ऑप्शन आपका 4 भी हो जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कुल कितने शब्द जोड़े गए। अगर कुल ऐसे लिख के आ जाए तो आप बताओगे 4, क्योंकि देखो और यहाँ पे जो है ना ये भी जोड़ा गया था। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, यानी 1 2 3 4, ये तो 4 भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर 4 ऑप्शन में नहीं है तो आप 3 ही ऑप्शन करके आओगे। कुल अगर पूछता है तो कुल 4 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसको दी जाएगी? यानी कि अगर हमारे राष्ट्रपति जो हैं, अगर वो अपना त्यागपत्र देते हैं तो पहला तो क्वेश्चन आपका यही तैयार हो जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो आप बताओगे कि उपराष्ट्रपति को। एक क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछते हैं कि अगर ये राष्ट्रपति के, जब ये उपराष्ट्रपति इनका त्यागपत्र पा जाते हैं तो ये इसको क्या करते हैं? तो ये इसको ले जा करके दे देते हैं हमारे स्पीकर को, ठीक है। कौन से स्पीकर को? लोकसभा के स्पीकर को दे देते हैं, ताकि जिससे क्या होता है कि आगे जब निर्वाचन की प्रक्रिया को, रिक्तियां जो हो गई हैं उसके लिए आगे काम को बढ़ाया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का स्पीकर। ये बात आपको समझ में आई। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। देखो फ्रेंड्स, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पहले पूछे कि विश्व का पहला, यानी कि क्वेश्चन ये पूछे कि विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ पे बना, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूएस से हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ रहा है आपसे कि लिखित संविधान की का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ पे आया, ये देखो, ये अवधारणा पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, तो आप याद रखना इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। सबसे पहले फ्रांस में ये अवधारणा आई। और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ पे बना? तो ये बना आपका अमेरिका में बना, ठीक है। कब बना था ये आप बताओगे? 1789 में बना था या 87 में बना था? ये आपके काम की चीज़ है। भारत में राष्ट्रपति का पद लगभग किसके बराबर होता है? तो आपको भी पता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो ब्रिटिश जो मोनार्च होते हैं उन्हीं के, मतलब वहाँ के जो सम्राट होते हैं उनके पद के बराबर होता है। तो ये आपको याद कर लेना है ऐसे ही। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में, अभी देखो मैंने ऊपर आपको क्या बताया कि उद्देशिका में, ये उद्देशिका की देखो बात कर रहा है। फ्रेंड्स, प्रस्तावना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं उद्देशिका से रिलेटेड एक वीडियो बना करके मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतना मैं आपको बना करके सॉल्व करा दूंगी। लेकिन इसके लिए आप मुझे कमेंट करोगे तो ही मैं ये काम करूंगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप चाहते हो कि मैं उद्देशिका के लिए अलग से 8-10 को, मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बना के दूँ मैक्सिमम, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे।
तो देखो उद्देशिका में अगर न्याय की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि 3 तरीके के न्याय की बात हुई है, तो ये 4 ऐसे ही हमारा ऑप्शन गलत हो गया। भारत की संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार की स्वतंत्रता, देखो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि स्वतंत्रता कितनी है, 5 है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार की समानता, ये देखो अभी ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि मैंने समानता ऊपर कितना बताया, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो ये हमारा हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का भारतीय संविधान के का जो आर्टिकल 13 है का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, किससे संबंधित है। तो देखो फ्रेंड्स, भारत का जो आर्टिकल 13 है वो ये बताता है कि ऐसा कोई भी कानून अगर संसद के द्वारा बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों को कम या शून्य करता है, तो वो जो कानून होंगे उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये हमारा संबंधित हो जाएगा मौलिक अधिकारों से, यानी कि आर्टिकल 13 जो है वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है न्यायिक पुनरीक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ये भी पूछता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है, तो आप बताओगे आर्टिकल 13 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में सभा जो हमारी बनी थी उसमें कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 महिलाएं उसमें थी हमारी संविधान सभा में। आप ऐसे याद रखोगे। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बताओगे 1865 में हुई थी। बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे काम की चीज़ें नहीं है। और हाँ, इसको अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं ITU, ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगला देख लेते हैं क्या है ये, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है मौलिक कर्तव्यों की बात आ रही है। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, आई थिंक रेड कर देती हूँ मैं इसको। तो ये मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ कब जोड़ेगा, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखो 42वां संविधान संशोधन है इसका आंसर। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि किस कमेटी की सिफारिश पे जोड़ा गया, तो आप बताओगे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, इनकी सिफारिश पे इसको जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो अगर आपसे पूछेगा कि भाग कौन से भाग में किया गया, तो आप बताओगे 4 क, यानी कि 4A में किया गया है। लेकिन अगर आपसे आर्टिकल पूछता है तो आप बताओगे 51 का A, ये है। कौन सा आर्टिकल है, ये अनुच्छेद है, याद रखना, अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है 51 का A। ये इतनी चीज़ें हमारी मौलिक कर्तव्य से कंप्लीट हो गई। तो ये कितना हो गया आपका 42वां संविधान संशोधन हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप फटाक से कर लोगे। अगला देख लेते हैं, भारत के संविधान का, भारत के में जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। भारत में मंत्री परिषद की बात कर रहा है, तो किसके प्रति है होगा ये, लोकसभा के प्रति। हम सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव होता है और हमारी सरकार चुन करके लोकसभा में ही बैठती है, मतलब वहाँ ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो वहीं पर होता है। तो ये सभी लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। आप इसका आंसर संसद या राष्ट्रपति नहीं करोगे, क्योंकि ये देखो पूरे के पूरे मंत्री परिषद की बात कर रहा है, तो लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर राज्यों की जो मंत्रिपरिषद होगी वो किसके प्रति होगी, उत्तरदायी, तो आप बताओगे विधानसभा के प्रति। अगर राज्यों के लिए यही क्वेश्चन पूछ ले कि राज्यों की जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है, आप बताओगे विधानसभा के प्रति। ठीक है, ये याद रखोगे। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, शिक्षा, वन, विद्युत, अच्छा, ये देखो जब हमारा हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत से काम किए गए थे। तो 42वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा 5 ऐसे विषय, 5 विषयों को निकाल करके, 5 विषयों को, कैसे विषय जो पहले क्या थे, राज्य सूची में, राज्य सूची के अंतर्गत आते थे, उनको निकाल करके कहाँ ले आया गया, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, वो कौन कौन से विषय थे जो समवर्ती सूची में आ गए, तो वो विषय थे आपके, आप बताओगे शिक्षा, वन,
वन्यजीव, मापतौल, मापतौल, और अगला है न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। ये आप बताएंगे, ठीक है। इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है शामिल नहीं है, ये बाकी सारे इसमें शामिल हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, पहले जो ये सारे विषय थे ये क्या थे, राज्य सूची के अंतर्गत इसमें आते थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके ये 5 विषयों को इस सूची से हटा करके कहाँ कर दिया गया, समवर्ती सूची में कर दिया गया था। तो अभी ये क्या है, ये राज्य सूची के विषय न होकर समवर्ती सूची में है। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आप इसको कर दो उल्लेख है। तो देखो ये शिक्षा क्या है, अभी हमने देखा यहाँ पे समवर्ती सूची का विषय है, तो ये हम आंसर नहीं होगा। वन भी है, नहीं है। विद्युत भी आता है समवर्ती सूची में, लेकिन ये अगर कहीं पे भी पुलिस की बात होती है, अगर सिर्फ रेलवे की बात करेंगे तब तो ये केंद्र का विषय हो जाएगा, केंद्र सूची का विषय हो जाएगा। लेकिन अगर इसी रेलवे में हमने ये पुलिस अगर शब्द जोड़ दिया तब ये क्या हो जाएगा, राज्य सूची का विषय हो जाएगा, याद रखना आप, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको याद रखेंगे। राज्य सूची के मतलब, राज्य सूची का विषय कहने का मतलब है कि इस पर राज्य सूची कानून बनाएंगी, केंद्र सूची का मतलब है केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती पे दोनों कानून बनाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो मतलब सूचियाँ हैं, जो विषय हैं, ये किस अनुसूची में है, तो आप बताओगे 7वीं अनुसूची में। यानी कि 7वीं अनुसूची में क्या गया है, 3 तरीके के विषय का वर्णन किया गया है। एक तो राज्य सूची हो गया, दूसरा केंद्र सूची हो गई, और तीसरा हमारा समवर्ती सूची हो गया। यानी कि 7वीं अनुसूची में क्या है, विषयों का वर्णन है कि किस पे कौन कानून बनाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है। अगला देख लेते हैं, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो देखो अभी तक जो हमारे यहाँ ये परंपरा चलती आई है कि जो उच्चतम न्यायालय है, इसके जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी जिसको हम कहते हैं CJI, अगर क्वेश्चन यही पूछ ले आपसे कि वर्तमान में हमारे CJI कौन है, तो क्या हमारे CJI BR गवई हैं या सूर्यकांत जी हैं। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि फिलहाल अभी किस क्रम के CJI चल रहे हैं, 52 नंबर के हैं या 53 नंबर के, और चल भी रहे हैं तो 52 नंबर पे कौन है और 53 नंबर पे कौन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करोगे फ्रेंड्स। तो अभी हमारी जो परंपरा थी उसके आधार पर किसको बनाते हैं, वरिष्ठता के द्वारा इनको नियुक्त करते हैं, जो मतलब सबसे सीनियर होते हैं उनको CJI नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कहाँ से दिया जाता है। तो भाई देखो, अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन अगर हम कहीं और से देंगे, संचित निधि से नहीं देंगे, तो ये अपना काम ठीक ढंग से नहीं करेंगे। ऐसे क्या है, संचित निधि में पैसा पहले से स्टोर रहता है, जिससे इनको ये पता है कि भाई कोई भी आपदा आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारा पैसा तो स्टोर है, हमें पैसा मिलने ही वाला है। संचित है, कंसोलिडेटेड फंड है ये, तो यहाँ से इनको पैसा मिलने ही वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संचित निधि से, ठीक है। और आकस्मिक निधि की बात कर ले तो कहाँ से पैसा निकलता है, तो ये पैसा निकलता है जब कोई आपदा आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए जब हमें तुरंत पैसे की ज़रूरत हो, तब हम यहाँ से पैसा निकालते हैं आकस्मिक निधि से। फ्रेंड्स, ये हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको एलेबोरेट नहीं कर रही हूँ। आप थोड़ा सा फास्ट वे में देखते हैं, और अगर चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करती हैं कोई, तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। अब ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि किस आर्टिकल के तहत ये अपना त्यागपत्र देते हैं, तो आप बताओगे आर्टिकल हो जाएगा हमारा 124 का क्लॉज 2। ये याद रखना, ये भी पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र किस अनुच्छेद के तहत देते हैं, तो आर्टिकल 124 के 2 के तहत, ठीक है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, तो हम सभी को पता है कि अगर राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार पूछते हैं तो मंत्रिमंडल होता है, यानी कि आपके प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन यहाँ पे राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है तो इनके कौन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और यहाँ पे आपसे अनुच्छेद पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत ये सलाह लेते हैं, मतलब आर्टिकल कौन सा है, तो 163 बताओगे आप। इंपॉर्टेंट है ये राज्यों के बारे में, यानी कि जो राज्यपाल हैं उनको मुख्यमंत्री के द्वारा सलाह किस आर्टिकल के तहत दी जाती है, मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह किस आर्टिकल के तहत दी जाती है, तो आप बताओगे 163 के तहत। अगला देख लेते हैं कि संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने की थी। आप देखो, संविधान सभा की मांग तो बहुत लोगों ने की थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा अनौपचारिक, यानी अनऑफिशियल, ये कोई ऑफिशियल नहीं था, कोई लिखित नहीं था, लीगल नहीं था किसी डिमांड के रूप में, बस इन्होंने ऐसे एक अपनी बात कही थी। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, और ये कब की बात है, बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी
1905 में। आप ये याद रखें, इन्होंने सबसे पहले ऐसे ही बात करी थी कि हम भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई अगर पूछ लेते हैं तो देखो ये डेट हमें बहुत कंफ्यूज करता है। हम बताएंगे 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक इनकी हुई थी। संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप इसको छोड़ दो, हमने ऊपर देख लिया है इसको। अगला देख लेते हैं कि श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है। तो आप देखो ये चर्चा में क्यों है श्रवण बेलगोला, ये क्यों पूछता है, तो हम सभी को पता है कि जो मौर्य वंश के थे, मौर्य वंश का संस्थापक जिनको हम कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जब अपना अंतिम समय इनका आया तो ये कहाँ चले गए थे, श्रवणबेलगोला, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और यहाँ पर जाकर के इन्होंने संलेखना के द्वारा संथारा करके अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जो जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। श्रवणबेलगोल कहाँ पे है, कर्नाटक में है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, तो हम सभी को पता है कि इनके बचपन का नाम फरीद खान था, और ये कई बार पूछा भी गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। देखो जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हैं, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, या फिर यहाँ पे हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, अवज्ञा आंदोलन, तो इन सब को स्टार्ट करने वाले कौन थे, हमारे महात्मा गांधी जी थे। तो आप इसको ऐसे याद रखोगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये बताओ ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये कब स्थगित किया गया था। चलो मैं ही बता देती हूँ आपको। 1922 में 5 फरवरी 1922 में कौन सी घटना हुई थी, चौरी चौरा, चौरा चौरी भी बोलते हैं इसको, चौरा चौरी। इसी घटना के बाद इसको गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, याद रखना, ये हमारा असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईंट के बने भवन, क्या बोलते हैं, जल निकासी प्रणाली बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे तो एक ही दिया है, मैं एक दो और बता देती हूँ आपको। जल निकासी प्रणाली मतलब कि जो इनकी नालियाँ हैं वो बहुत सिस्टमेटिक बसाई गई हैं। और यहाँ पे क्या देख सकते हैं, बृहद स्नानागार, स्नानागार जो कहाँ से मिला है हमें, मोहनजोदारो से मिला है। तो आप ये देखोगे, ठीक। तो हमारा इसका आंसर अभी क्या हो जाएगा, ईंट के बने भवन, ब्रिक बिल्डिंग्स जो हो जाते हैं, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो ये काम कोई और नहीं, हमारे लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जिन्होंने भारत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि भारत को बर्बाद करने की। अच्छा, एक लॉर्ड कर्जन का एक बहुत ही वो है इम्पॉर्टेंट वक्तव्य है जो इन्होंने कांग्रेस के लिए बोला था, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो कौन सा था वक्तव्य वो, इन्होंने ये कहा था कि मैं जब तक मतलब भारत में हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कांग्रेस को लड़खड़ाते हुए मरते हुए देखना चाहता हूँ, ये इनका वक्तव्य था। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे कि इस टाइप का किसने कहा था कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूँ, लड़खड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और इसी लॉर्ड कर्जन को अगर विश्वविद्यालय का कार्यकाल पूछा जाए, यानी कि आयोगों का कार्यकाल, आयोगों का कार्यकाल मतलब ये किसको कहते हैं, आयोगों का कार्यकाल। तो आप यही आंसर बताओगे, लॉर्ड कर्जन को, क्योंकि इसने बहुत सारे आयोगों का गठन किया था, जिसमें एक विश्वविद्यालय आयोग भी था, जो कब बनाया गया था, 1904 में। कौन सा आयोग था, विश्वविद्यालय आयोग। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं लिखूंगी जो आपके काम की नहीं है। तो ये 1904 में बना था, तो ये लॉर्ड कर्जन ही है, आप इनको याद रखोगे। अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के विवरण में मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा वेन सांग जो है, इन्होंने इसका जिक्र किया है। और एक व्यक्ति और हैं, मैं आपको बताऊं, वेन सांग और एक व्यक्ति, इनके में विवरण है। और फाहयान में भी हमें देखने को मिलता है। तो अगर फाहयान ऑप्शन में हो, फाहयान, तो भी ये सही होगा। इन्होंने भी अजंता की गुफाओं का उल्लेख किया है। अब देखो, जो अब वेन सांग की बात कर लेता है, तो ये भारत में कब आया था वेन सांग, किसके कार्यकाल में आया था। तो आप बताओगे हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, हर्षवर्धन। ये कब कार्यकाल था इनका, 7वीं शताब्दी में, सातवीं शताब्दी के स्टार्टिंग में आया था ये। फाहयान की बात कर लेते हैं, तो ये कब आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। याद रखोगे आप, चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखोगे, इनको विक्रमादित्य, इन्होंने विक्रमादित्य
द्वितीय। इन्होंने अपना क्या किया था, ये उपाधि धारण करी थी चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल में ये आया था। अगला देख लेते हैं कि भूमि अनुदान के कारण गुप्तोत्तर समाज में किस वर्ग को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। तो देखो, जो भूमि अनुदान की परंपरा है, इसके द्वारा सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाले ब्राह्मण ही हैं। शुरू से स्टार्टिंग से यही लाभ कमा रहे हैं और इनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था। तो हम सभी को पता है गौतमीपुत्र सातकर्णी। इस पे एक मूवी भी आई थी, हमने देखा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं ये पूछूं कि अगर गौतमीपुत्र सातकर्णी से रिलेटेड कोई अभिलेख बताओ तो आप कौन सा अभिलेख बताओगे। आप बताओगे नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख। अभिलेख ये किसके द्वारा लिखा गया है, गौतमी बलश्री के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब देखो, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के विषय में कौन सा कथन सही है। मूल कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अब क्या है, उल्लंघन पर संविधान द्वारा दंड की व्यवस्था है, नहीं है। इसके उल्लंघन पे कोई व्यवस्था नहीं है। उल्लंघन पर संसद द्वारा दंड की व्यवस्था संभव है। हाँ, संभव है कि संसद अगर चाहे तो संसद कर सकती है इस पे व्यवस्था। तो इसमें हमारा आंसर ये सही है, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के समान मौलिक हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर मौलिक हो जाएंगे तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट की जाने की आज़ादी मिल जाएगी या हाई कोर्ट। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्रियान्वित करने की व्यवस्था संविधान में लिखा गया है, तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, कि ऐसा हो सकता है कि संसद जो है इस पे कोई कानून बना दे। अगला देख लेते हैं, भारत में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। तो देखो, भारत में प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1919 के एक्ट से भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था, जिसके द्वारा क्या किया गया था, आप बताओगे कौन से कमीशन की स्थापना की गई। तो हम देखते हैं कि इसी एक्ट के द्वारा 1924 में एक आयोग बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछता है, ली कमीशन बोलते हैं जिसको, ली कमीशन। इन्हीं कमीशन की सिफारिश के आधार पे सबसे पहले क्या किया गया कि 1926 में 1926 में एक लोक सेवा आयोग बनाया गया। ठीक है, आयोग बनाया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब आपका भारत शासन अधिनियम आया, यानी कि भारत शासन अधिनियम एक्ट, अधिनियम, ये कब का आया है आपका 1935 का, 1935 में। तो इसके द्वारा क्या किया गया कि एक संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, जो आज हम अपना देखते हैं, तो इसको क्या कहा गया, एफपीएससी इसका नाम रखा गया, एफपीएससी। लेकिन इसी लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके 1950 में आज़ादी के बाद इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, यूपीएससी। तो ये थोड़ा सा फैक्ट्स है, आप देख लेना इसको। यहाँ से ये पूछ लेता है कि किसकी कमीशन पे यूपीएससी की स्थापना हुई, तो ली कमीशन की रिपोर्ट पे ये इनकी स्थापना की गई। और यूपीएससी नाम कब पड़ा, तो आप बताओगे 1950 में। 15 सदस्य, अच्छा थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा क्या प्रावधान किया गया। तो हम सभी को पता है कि ये इसको मिंटो मार्ले एक्ट भी कहते हैं। ये इसको कहते हैं मिंटो मार्ले एक्ट। ठीक है, और ये ऐसा एक्ट था जिसने मार ही दिया भारत को। देखो, मार्ले है ना नाम, इसने भारत को जान से ही मार दिया। मतलब भारत की जो पहचान थी उसी को इसने खत्म कर दिया। और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन सिस्टम को इसने लागू कर दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि हमारे हिंदू और मुस्लिम जो बहुत ही प्यार से रहा करते थे, जो हमारी परंपरा थी, जो हमने अपने कल्चर में देखा था कि सब एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं, ऐसे हिंदू मुस्लिम जो 1905 में एक साथ लड़े थे स्वदेशी आंदोलन में, वो अब यहाँ से अलग होने लगे। तो ये ऐसे मार्ले से याद कर सकते हैं, इस मार्ले ने भारत को ही मार दिया। ये कब का एक्ट है, 1909 का। फ्रेंड्स, ये जो भारत शासन अधिनियम 1909 है, इसका नाम अगर आपसे पूछ ले तो इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट इसको बोलते हैं 1919। अगर ये क्या है, ये लिख के ना आए ना, ये लिख के आ जाए तो भी दोनों आंसर सेम ही हुए, ये दोनों नाम एक ही हैं। भारत
परिषद अधिनियम के बारे में हमने अभी देख ही लिया और इसमें बहुत सारे प्रावधान थे। तो इसमें बिहार से भी रिलेटेड कुछ प्रावधान किया गया था, थोड़ा सा आप मुझे बताओगे? ये मैंने पिछले वीडियो में कवर कराया है कि बिहार के लिए क्या प्रावधान था। 15 सदस्यीय कर देते हैं इसको थोड़ा सा। 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया, यानी कि किस एक्ट के द्वारा 15 सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण किया गया। तो ये हमारा एक एक्ट था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और भारत में किसका शासन आ गया, तो सम्राज्ञी यानी या सम्राट, तो इनका शासन आया। और इसी के तहत जो यहाँ पे एक भारत सचिव नामक एक पद बनाया गया था, सचिव का पद बनाया था, सचिव नया पद बनाया गया। इन्हीं की हेल्प करने के लिए क्या किया गया था, 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया था। तो यानी अब कहाँ चला गया था ये भारत का शासन 1858 के बाद ब्रिटेन की साम्राज्ञी के पास। निम्नलिखित में से प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? देखो निम्नलिखित में से प्रांतीय, ये देखो प्रांत, आपको हम सभी को पता है कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनको क्या कहते हैं, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। ठीक है, अब भारत का बिस्मार्क क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जब आज़ादी के समय हमारे जो राज्य थे छोटे छोटे, वो बहुत सारे जो कह रहे थे कि हम भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को हम देखते हैं। तो इन सभी राज्यों को अपनी सूझबूझ के साथ भारत में मिलाने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। इसीलिए इनको प्रांतीय समिति, संविधान समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। ये मैंने आपको कोरिलेट किया है, प्रांतों से संबंधित जितने भी काम होंगे वहाँ पे आप आंसर आंख मूंद करके सरदार वल्लभ भाई पटेल कर देना, आपका आंसर सही होगा। भारतीय संविधान के तहत भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ, तो हम सभी को पता है कि आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला देख लेते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा ऐसे संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, यानी राष्ट्रपति ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कौन शामिल है। देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत कंफ्यूज करता है। अगर ये पूछता है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, तब हमारा आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, अच्छा ये हमारा आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति भी हैं इसमें, यानी कि राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है, ये तीनों शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को छोड़ना नहीं है, आप ध्यान देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि संसद के कितने सदन हैं, अगर सदन पूछेगा तो भाई राष्ट्रपति कोई सदन तो है नहीं, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 सदन है। कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है। अगला देख लेते हैं, राज्य का उच्चतम कानूनी अधिकारी कौन होता है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है, यहाँ पे देखो राज्य का पूछ रहा है, केंद्र का नहीं पूछ रहा है। तो अगर राज्य की बात करेंगे तो हमारा कानूनी सलाहकार कौन हो जाता है, महाधिवक्ता हो जाता है। फिर क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ ले कि महाधिवक्ता जो हैं इनका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे और अभी अभी आप कमेंट करोगे मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है। थोड़ा सा देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, देख लेते हैं। अभी साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो साइबर क्राइम क्या होता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ये है हमारा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। मतलब ये शामिल है साइबर क्राइम में, ये होता है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। बैंकिंग धोखाधड़ी, ये भी साइबर क्राइम है, तो ये आंसर नहीं होगा। कंप्यूटर और हार्डवेयर को सुधारना, ऐसा ये कोई क्राइम नहीं है, ये हमारे सिस्टम को सही करने का है। डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी को चुराना, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। यानी कि साइबर क्राइम में कौन कौन आता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी आता है, बैंकिंग धोखाधड़ी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी अगर आप किसी की चुराते हैं तो वो भी साइबर क्राइम के तहत है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर के अधिक उपयोग से कौन सी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। तो अगर हम कंप्यूटर को अधिक देर तक देखते हैं तो हमें आंखों की समस्या हो जाएगी, तनाव हमें बढ़ने लगेगा, गर्दन और कमर में दर्द होने लगेगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ई वेस्ट से क्या नुकसान हो सकता है। आप देखो, ई कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अगर होगा तो उससे क्या होगा, पर्यावरण का प्रदूषण होगा। कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी, क्या इससे कुछ होता है। वेस्ट मतलब क्या होता है, वेस्ट मतलब होता है कचरा, वेस्ट मतलब होता है कचरा। ठीक।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर का स्पीड तो बढ़ेगा नहीं, डेटा आपका सुरक्षित रहेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ये भी वायरस का कम होना है, ये कचरे से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, तो ये पर्यावरण प्रदूषण होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, साइबर अपराध को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर ये जो साइबर क्राइम हो रहा है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो केवल विश्वसनीय वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं। अज्ञात ईमेल, अगर कोई अज्ञात ईमेल आता है तो क्या हम क्लिक करेंगे, तो इससे हम फंस सकते हैं, तो ये हम नहीं करेंगे। अपने पासवर्ड को दूसरों के साथ साझा करेंगे नहीं। हमेशा हम फ़ोन लगाते हैं, देखो एक मैसेज आता है कि हमें अपने पासवर्ड को किसी को भी शेयर नहीं करना है। ये हमेशा कंपनियों के द्वारा, जो हमारी सिम कंपनियां हैं जो हमें डेटा देती हैं, वो भी हमें अलर्ट करती हैं, सरकार के द्वारा भी अलर्ट किया जाता है। किसी भी वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग जानकारी को हम नहीं डाल सकते। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, केवल ऐसे वेबसाइट का आप उपयोग करिए जो क्या है, विश्वसनीय है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ई वेस्ट को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अभी हमने ई वेस्ट क्या पढ़ा, इससे पोल्यूशन होता है ना, पर्यावरण पोल्यूशन। तो इसको कम कैसे कर सकते हैं, तो पुराने कंप्यूटरों को फेंकेंगे अगर, तो हमारा पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ये अच्छा तरीका हमारा नहीं है। पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को रिसाइकल अगर करेंगे, यानी कि उसको तोड़ करके दोबारा से उसको यूज़ कर लें, तो इससे हमारा क्या होगा, ई वेस्ट कम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कचरा फैलाएंगे तो इससे बढ़ेगा ही, कंप्यूटर को जलाएंगे तो भी हमारा कचरा बढ़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। वायरस से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो वायरस से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय हम सभी को पता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का हम उपयोग कर लें। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 साल कर दिया गया था। तो हम सभी को पता है कि ये काम राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये 61वां संविधान संशोधन ये कब लागू हुआ था, आप मुझे बताएंगे क्या 1989 में लागू हुआ था या 1988 में लागू हुआ था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये सही है या ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, ताकि मैं और अच्छे अच्छे ऐसे टेस्ट सीरीज आपके लिए ला सकूं। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से जुड़ा नहीं है, तो देखो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। और इसमें HN कुंजरू ये थे, फजल अली आयोग भी कहते हैं इसको, तो ये तो थे ही। और KM पडिक्कर भी थे, इसमें KM मुंशी शामिल नहीं थे। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, थोड़ा तेज़ी के साथ देखना शुरू करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज चल रही है और मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो संविधान में संशोधन के द्वारा किया गया था। भाई आयोग की स्थापना करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय संघीय मंत्रिमंडल के एक निर्णय के द्वारा बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति के आदेश से बिल्कुल नहीं, संसद के द्वारा एक्ट पारित किया गया था। और वो एक्ट कब का था, 1900, आप बताओ 1992 का है कि 1990 का है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। ये एक्ट 1992 का है महिला आयोग का, या 1990 का है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप मुझे बताएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ आपको, कि दो तरीके की हमारे पास संस्थाएं होती हैं। एक तो होती है संस्था जो क्या करती है कि संवैधानिक संस्था होती है, जो मैंने अपने एक पॉलिटी का वीडियो डाला है उसमें मैंने ये बताया है कि कौन सी संस्था संवैधानिक होती है और कौन सी संस्था कानूनी होती है। ठीक है, तो मैं राष्ट्रीय महिला आयोग कौन सी संस्था है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, ऐसी सभी संस्थाएं जो किसी एक्ट के द्वारा बनती हैं, अधिनियम के द्वारा बनती हैं, वो क्या होती हैं, उनको हम कहते हैं वैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय याद रखेंगे आप। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ संविधान में संशोधन करके संविधान में लिख दे दिया जाता है तो उसको बोलते हैं संवैधानिक, संवैधानिक निकाय, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, इसको लीगल बॉडी कहते हैं, वैधानिक निकाय यानी एक्ट के द्वारा है। चलो इसकी स्थापना मैं ही बता देती हूँ कि इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, याद रखना आप। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा ये अखंडता जो शब्द है, इसको कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और ये कब की डेट पूछ रहा है, 75 की पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ये 76 में हुआ था।
सिर्फ अखंडता ही नहीं जोड़ा गया था, मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी भी जोड़ा गया था, समाजवादी, और एक शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो क्वेश्चन आपसे अगर यहाँ पे तो देखो अखंडता दिया है, ये भी दे सकता था कि 1975 में संविधान में कौन सा शब्द नहीं था, यहाँ पे ये नहीं देके दे सकता था समाजवादी, तो ये भी नहीं था, ये भी बाद में जोड़ा गया था। अगर पंथ निरपेक्ष होता तो हमारा आंसर पंथ निरपेक्ष हो जाता। यानी कि ये तीनों शब्द जो है ये 76 में आए हैं, 75 में नहीं थे। संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, तब ये नहीं थे। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सरकारी दस्तावेज बनाना। क्या पूछ रहा है? ई गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? शासन करना। ई मतलब क्या होता है? ऑनलाइन, ठीक है। तो सूचना तकनीकी के माध्यम से सरकारी सेवाओं को लोगों तक उपलब्ध कराना, जानकारी देना क्या होता है? ई गवर्नेंस होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। ई गवर्नेंस के कितने प्रमुख घटक होते हैं? तो हम बताएंगे ई गवर्नेंस के 4 प्रमुख घटक होते हैं, ठीक। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस सेवा परिवहन से संबंधित है? और देखो, निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस सेवा परिवहन से जो भी शब्द होगा वो उसमें लिखा होता है। तो परिवहन हम किस में करते हैं? ई ट्रांसपोर्ट में करते हैं। ई मतलब सारी चीज़ें ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें क्या है? परिवहन से संबंधित, तो आप बताओगे ई ट्रांसपोर्ट। एजुकेशन से होगा तो अगर शिक्षा के लिए होगा तो ई एजुकेशन कहेंगे, हेल्थ के लिए होगा तो ई हेल्थ कहेंगे। इस तरीके से हम ई सेक्रेटेरिएट होगा तो क्या करेंगे हम? सचिवालयों की बात करेंगे। ई मेडिसिन, देखो ये ई मेडिसिन आ गया, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक हम क्या करते हैं? जो डॉक्टर्स होते हैं दूर से लोगों का ग्रामीण इलाके में इलाज करते हैं, देखते हैं, तो इसको बोलते हैं ई मेडिसिन। तो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है ये। अगला देख लेते हैं हमारा क्या है। देखो ये क्वेश्चन आ गया, ई सेक्रेटेरिएट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सचिवालय के कार्यों का इलेक्ट्रॉनिक संचालन, मतलब ऑनलाइन जो काम करेंगे हम, जो सचिवालय होते हैं हमारे, उनके काम को ऑनलाइन करना क्या है? ई सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत आता है। अगर ई पुलिस डेटाबेस का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो ई पुलिस होती है, इलेक्ट्रॉनिक पुलिस, उसका डेटाबेस जो रखती है वो किस लिए रखती है? तो अपराधियों की जानकारी केवल एक राज्य तक। देखो जो केवल शब्द आता है ना किसी भी ऑप्शन में, तो ऑप्शन मैक्सिमम गलत ही होता है, तो उसको ऐसे ही काट दो। पुलिस अधिकारियों का वेतन, वेतन से कोई मतलब ही नहीं है डेटाबेस से। कोर्ट में अपराधियों को पेश करना, कोई मतलब ही नहीं है। अपराधियों की जानकारी को हम क्या करेंगे? केंद्रीय डेटाबेस में सुरक्षित रखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि ई पुलिस सेवा के तहत कौन सी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध है? यानी कि ई पुलिस जो हम आजकल चर्चा में है बहुत ज़्यादा, इसके में कौन सी सेवा ऑनलाइन होती है? तो हम आजकल देख रहे हैं कि ऑनलाइन एफआईआर जो है दर्ज करने का काम भी शुरू हो गया है। और भारत में सबसे पहला ऑनलाइन एफआईआर किस राज्य ने दर्ज किया है? वो आप मुझे बताओगे। चलो मैं ऑप्शन देती हूँ आपको, क्या वो राज्य एमपी है या वो राज्य छत्तीसगढ़ है? चलो मुझे आप ये कमेंट करके बताओगे। करंट का न्यूज़ है ये पूछ सकता है कि ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन एफआईआर किसने दर्ज किया है, किस राज्य ने पहली बार सुविधा किसने स्टार्ट करी है? तो ये आप बताओगे इसका आंसर। ई न्यायालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई न्यायालय का मुख्य उद्देश्य होता है न्यायिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और तुरंत निपटान करना। कि भाई देखो कोर्ट तक जाएंगे, समय लगेगा, पैसा लगेगा, तो इससे क्या होता है? ई ऑनलाइन ही अब देखो कोर्ट की पीठ बैठ रही है और तुरंत जितने भी हमारे केसेस पेंडिंग हैं उसको सॉल्व किया जा रहा है। तो ये हमारे इसको किस लिए किया जा रहा है? और पारदर्शिता उसमें बनी रहे, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और तुरंत काम हो, मतलब लोगों को तुरंत न्याय मिले। इसके लिए अब ई कोर्ट को वो किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। और सबसे पहला ई कोर्ट भारत में कहाँ पे चलाया गया है? तो हम बताएंगे इसका आंसर केरल में, ठीक है। चलो अगला देखो, ई कोर्ट के माध्यम से व्यक्ति क्या कर सकता है? तो ई कोर्ट के माध्यम से क्या करेगा? ऑनलाइन अपने मुकदमे की स्थिति को देख सकता है। ई कोर्ट है तो मुकदमा वाला ही ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देख लेते हैं, केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिसेंट का क्वेश्चन है। इसने पहले तो क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केंद्रीय जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, एक्ट, ये कब का है? तो आप बताओगे 1972 का है। यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऐसे पूरा बोलोगे। ये एक्ट भी पूछ लेता है कब का है, तो 1972 का है। और ये सबसे पहले अभी इसमें संशोधन कर दिया है केरल ने, तो आप ये याद रखेंगे। हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, देखो ग्रीन हाइड्रोजन पे भारत सरकार का बहुत काम हो रहा है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी, जो मैं करंट अफेयर्स करा रही हूँ, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित एक समिट भी हुई है। आप मुझे बताओगे ये समिट कहाँ पे हुई है? रॉटरडैम में हुई है, मतलब कि नीदरलैंड के रॉटरडैम में हुई है, या फिर कहाँ पे हुई है? ये इसका आप मुझे आंसर बताओगे।
अब देखो ये क्या कह रहा है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है। तो ये कितने बंदरगाहों को किया गया है, तो हम बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या घोषित किया गया, हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है कि अब यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित चीज़ें हमें यहाँ मिल रही हैं। चर्चित हमारा सुबनसिरी अपर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो है किस राज्य से संबंधित है, तो हम सभी को पता है कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है इस तरीके से, तो इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी, और ये कहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, सबको पता है कि ये आती है अरुणाचल प्रदेश से। तो एक देखो फैक्ट मैंने यही तैयार करा दिया कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है, लोहित हो गई, सुबनसिरी हो गई, धनसिरी हो गई, ये सारी इनकी सहायक नदियां हैं। यानी सिरी वाले सब कहाँ होते हैं, ब्रह्मपुत्र के पास जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के बाद सिरी वाले, सिरी वाले जाते हैं, ऐसे याद रखोगे आप। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि जो भारत में सहायक नदियां हैं जो याद करने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे महानदी की सहायक नदी हो गई, मैं बताती हूँ आपको, महानदी हो गई जो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। उसके बाद आपकी गोदावरी हो गई, उसके बाद आपकी नर्मदा हो गई, फिर एक और देख लेते हैं, फिर जैसे हो गया आपका कृष्णा रिवर हो गई। तो इनकी अगर सहायक नदियों को आप सीखना चाहते हो जो आपको कभी ना भूले, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पे आपका को एक वीडियो बना के दूंगी जिससे आपके ये वाले क्वेश्चन कभी नहीं गलत होंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं ये वीडियो बनाऊंगी। 4 नई पौधों की प्रजातियां कहाँ पर खोजी गई हैं। देखो, नई नई प्रजातियों के लिए अगर सबसे धनवान जगह कहा जाए, मतलब सबसे समृद्ध जगह कहा जाए, तो हमारा वेस्टर्न घाट है। तो ये इसका आंसर, अगर आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है और ये पौधों से संबंधित इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, तो वेस्टर्न घाट आप इसका आंसर कर सकते हो। अगला देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। देखो, सिंधु सभ्यता का हम सभी को पता है कि लोथल भारत में है, और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। आप याद रखोगे किसके, कौन सी रिवर पूछता है, ये भोगवा नदी के किनारे पे है। और ये किस राज्य में है लोथल, तो आप बताएंगे गुजरात में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखो, ये ऑप्शन हमारा हड़प्पा है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, तो ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजुदारो की बात कर लेते हैं, तो ये किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु रिवर के किनारे है। और इसी सिंधु रिवर के किनारे हमारा चनहूदड़ो भी है, चनहूदड़ो, याद रखना। और ये दोनों, ये तीनों साइट, ये हड़प्पा, मोहनजुदारो और चनहूदड़ो, ये हड़प्पा कहाँ पे है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। है तो पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के किस एरिया में है। जबकि आपका ये मोहनजुदारो और ये चनहूदड़ो, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चलो, ये मैं बता देती हूँ, हड़प्पा वाला मुझे आप बताओगे ये कहाँ पे है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अच्छा देखो, यहाँ पे मैं एक दो चीज़ और आपको बता दूँ। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कालीबंगा कहाँ पे है, काली बंगा, जिसको काली चूड़ियाँ, काली बंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, ये कहाँ पे है, भारत के राजस्थान में है। अगर आपसे पूछता है कि बनावली, बनावली कहाँ पे है, तो ये भारत के ही हरियाणा राज्य में है, हरियाणा, आप बताएंगे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट राखी गढ़ी, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन है, राखी गढ़ी, जो कहाँ पे है, हरियाणा में ही है। अब देखो, कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे घग्गर नदी के किनारे है, घग्घर, घग्घर, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, और ये आपका जो काली बंगा है, यहाँ से आपको क्या चीज़ें मिली हैं, तो आप बताओगे यहाँ पे हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य। अगर आपसे ये पूछे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मतलब हल, ऐसे होता है ना जब हम जुताई करते हैं तो ऐसे ऐसे नालियाँ बन जाती हैं खेतों में इस तरीके की, तो ये वाले साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे, एक सेकंड, थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि जो हल का बना प्रतिरूप, खिलौना, यानी कि हल का प्रतिरूप, प्रतिरूप, या इसको कह सकते हैं कि हल के जैसे खिलौने बनते हैं, तो हल वाला खिलौना कहाँ से मिला है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे, बनावली से मिला है। याद रखेंगे आप इसको। अगला देख लेते हैं, थोड़ा मैं फास्ट बताती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें बता रही हूँ आपको। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है, तो हम सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को अगर देखा जाए तो इनको कहते हैं जुड़वा नगर। क्या कहेंगे, जुड़वा नगर।
इनको कहा जाता है। और ये क्या है, अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। ठीक है, उद्योग भी थे यहाँ पे। अगर उद्योगों की बात करें तो कौन सा साइट हमें देखने को मिलता है, तो ये था, लेकिन इसका मुख्य ये किस लिए जाना जाता है, अपने नगर नियोजन के लिए। उद्योग कहाँ पे थे, तो आप देख बता सकते हो कि उद्योग थे चनहुदड़ों में। चनहुदड़ों यानी कि हड़प्पा सभ्यता का ब्यूटी पार्लर कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, ब्यूटी पार्लर। क्योंकि यहाँ पे मनके के कारखाने, यहाँ पे लिपस्टिक बनाने के बहुत सारी चीज़ें हमें चनहुदड़ों से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, अगर हड़प्पा को हड़प्पा नहीं कहा जाए तो और किस नाम से जाना जा सकता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम इसे जानते हैं, जिसे को कहते हैं सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हमें मिलता है, तो हम बताएंगे बुल का। सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, बैल का चित्र अंकन मिलता है। देखो घोड़े के बारे में तो इनका हमें कहीं साक्ष्य नहीं मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा, ये अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि हड़प्पावासी किस जानवर को नहीं जानते थे, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसके बारे में वो नहीं जानते थे, घोड़े के बारे में। याद रखना, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो अभी हमने देखा कालीबंगा हमारा कहाँ पे है, तो कालीबंगा हमारा राजस्थान में है। हमने देखा रोपण कहाँ पे है, तो रोपण हमारा पंजाब में है। पंजाब में अगर बनावली की बात कर लेते हैं तो हरियाणा में है, और लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है। तो क्या पूछा है ये क्वेश्चन हमारा, इसने पूछा है कौन सा गुजरात में था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। अच्छा, अगर हम यहीं पे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि धौलावीरा कहाँ पे है, धौलावीरा, जहाँ पे धौलावीरा कहाँ पे है, तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात ही हो जाएगा, गुजरात। तो यानी कि जो हमें लिपि वाला एक पट्टिका जिस पे कुछ चित्र अंकित हैं वो कहाँ से मिला है, यानी कि चित्रों का के अंकन वाली पट्टिका, पट्टिका कहाँ से मिली है, तो धौलावीरा से ही मिली है। मतलब अभी देखो मतलब ये आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि है उसको तो पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन उसका हमें चित्र, क्योंकि ये चित्रात्मक है, इनकी लिपि कैसी है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये देखो, ये जो हड़प्पा कालीन है, यानी कि हड़प्पा की जो लिपि है, लिपि, तो इसकी लिपि कैसी है, तो आप बताएंगे इसकी लिपि चित्रात्मक है, चित्रात्मक। यानी कि इनकी जो लिखावट है, कहीं मछली बनी हुई है, कहीं कुछ बना हुआ, इस तरीके से इन्होंने लिखा है, जिसको हम अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। तो इससे रिलेटेड मैं एक फैक्ट आपको, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बताती हूँ कि अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 मिलियन का पुरस्कार दिया है, जो भी हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ के बताएगा उसको उस राज्य सरकार के द्वारा 1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा, तो आप क्या बताओगे उसका आंसर, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इन्होंने पुरस्कार अभी घोषित किया है कि जो भी हड़प्पा की लिपि को पढ़ेगा उसको तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1 मिलियन का पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, धौलावीरा से हमें मिला क्या है, क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो इस पे यहाँ से एक तो मैंने पट्टिका बता दी, जो चित्रात्मक पट्टिका है उस पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं जिसको हम पढ़ तो नहीं पाए हैं, लेकिन अभी वो संरक्षित है, तो यहीं से मिली है। और एक यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मिला है जलकुंड, याद रखना, यानी कि ये पानी को स्टोर करते थे। तो जलकुंड कहाँ से मिला, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो धौलावीरा से। और ये धौलावीरा जो है हमारी, आपको पता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होती है, यूनेस्को। भारत में भी टोटल कितनी घोषित हो चुकी है, 44 यूनेस्को साइट घोषित हो चुकी है। करंट का क्वेश्चन है ये, मैं अपडेटेड बता रही हूँ। क्वेश्चन ये पूछे कि यूनेस्को ने कितने साइट घोषित किए हैं भारत में, तो 44। इस 44 में अगर 40वें नंबर का अगर पूछ दे आपसे कि साइट कौन सा था, तो ये हमारा था धौलावीरा। याद रखना कौन सा था ये 40वां, धौलावीरा। ठीक है, और अभी रिसेंट में पूछे, मतलब 44वां, चलो मैं बता ही देती हूँ आपको। 41वां कौन सा है, 42वां कौन सा है, 43वां कौन सा है, और ये 44वां। ये रिसेंट के क्वेश्चन है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो धौलावीरा तो हमारा 40 नंबर पे घोषित हुआ था। 41 नंबर पे अगर देखें हम, तो हम बताएंगे शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ पर है, कोलकाता में है ये निकेतन। ठीक है, अगला अगर 42 नंबर की बात करते हैं तो होयसल मंदिर, होयसल मंदिर कर्नाटक का, ये हम बताएंगे। अगर 43 नंबर पे बताएं तो हो जाएगा मोइदम, मोइदम, यानी कि ये कहाँ पे है, असम में।
असम का मोइदम जो ये क्या है, कब्रगाह था जहाँ पे जो राजशाही वंश के लोग होते थे उनको दफनाया जाता था। और 44 नंबर जो लेटेस्ट है अभी, तो मराठा सैन्य किला, क्या है ये, मराठा सैन्य किला, इसको घोषित किया गया 44 नंबर का। तो फ्रेंड्स ये देखो, मराठा सैन्य किला जो है इसमें टोटल 12 किले हैं, जिसमें 11 जो किले हैं वो तो कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है, लेकिन एक किला इसमें से जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, जिंजीबार में। तो आप ऐसे इसको थोड़ा सा, ये करंट का हो गया, आप इसको ध्यान रखोगे। जैन धर्म के 24 महान शिक्षकों को जाना जाता है। अगर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर को पूछें कौन थे, तब तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारे कौन हो जाएंगे, महावीर जैन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे ये, महावीर स्वामी हो जाएंगे, लेकिन अगर आपसे ये पूछ रहा है कि जैन धर्म के जो 24 महान शिक्षक हैं उन सब को एक साथ मिला के क्या कहते थे, तीर्थंकर कहते थे। ठीक है, जातक तो हम सभी को पता है संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है, बौद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक में संरक्षित की गई हैं, ऐसे याद रखोगे आप। जातक में क्या है, बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। जातक में जिन कौन होते हैं, जिन वो होते हैं जैन धर्म से संबंधित, ये जिन की परिकल्पना है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको क्या हो जाता है, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनको जिन कहा जाता था, कहा जाता है जैन धर्म में। ठीक है, तो ये वर्धमान हम सभी को पता है कि वर्धमान किसके बचपन का नाम था। चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये गौतम बुद्ध का नाम था या फिर महावीर स्वामी जी का नाम था वर्धमान, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो 24 सारे 24 तीर्थंकर को मिला के क्या कहते हैं, 24 महान शिक्षक जो हुए हैं उन सभी को मिला के एक साथ कहा जाता है तीर्थंकर। ये मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, तीर्थंकर। ठीक है, और जिन कौन होते हैं, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। बौद्ध धर्म की नई परंपरा को क्या कहा जाता है, तो हम सभी को पता है कि देखो ये जो श्वेतांबर और ये जो दिगंबर हैं, ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, यानी कि जब जैन धर्म में क्या हुआ था कि जब अकाल पड़ा मगध में, मगध में क्या आया, अकाल आया। ठीक, तो यहाँ पे जो जैन संत थे, तो कुछ संत तो मगध में ही रह गए और कुछ संत जो है वो भाग करके कहाँ चले गए, कर्नाटक में चले गए, कर्नाटक। ठीक है, तो के श्रवण बेलगोला में चले गए। जो संत मगध में रह गए उन्होंने क्या किया, सफ़ेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया, इसलिए इनको कहा गया श्वेतांबर। ठीक है, और जो संत जो है, मतलब जो जैन धर्म के लोग कहाँ पे चले गए, कर्नाटक में चले गए, श्रवण बेलगोला में, वो नंगे रहने लगे, मतलब नग्न शरीर के धारण करने लगे, तो इनको कहा गया दिगंबर। इन्होंने कहा कि हमारा जो, हमारी जो दिशाएं हैं वही हम, दिगंबर का मतलब क्या होता है, जो दिशाओं को धारण करे, मतलब ये जो दिशाएं हैं यही हमारा वस्त्र है, अर्थात ये नंगे रहते थे। तो अगर इसमें बात कर लेते हैं तो इस श्वेतांबर में कौन थे, तो यहाँ पे थे स्थूलभद्र, का नाम आप याद रखोगे, स्थूलभद्र। ठीक, और यहाँ पे जो थे वो कौन थे, भागभद्र, भागभद्र, या इनको कहते हैं, आप ऐसे याद रखो, भद्रबाहु। ठीक है, ये स्थूलभद्र और भद्रबाहु, तो ये तो हमारे जैन धर्म से संबंधित हो गए। फिर उसके बाद अगर बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म भी हमारा दो भाग में टूट गया, और जो पुराना भाग था वो हीनयान था और नया भाग उभर के आया हमारे सामने, महायान, जिसने क्या किया, कहा कि हम महान हैं, हम गौतम बुद्ध को क्या करेंगे, एक मूर्ति के फॉर्म में पूजा करेंगे। तो ये अगर पूछ ले तो ये इसका आंसर हो जाएगा महायान। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक मंत्रोच्चारण में प्रयुक्त, जो वैदिक मंत्रोच्चारण है उसमें प्रयुक्त प्राथमिक स्वरों में से नहीं है, एक नहीं है। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा कि वैदिक मंत्रोच्चारण में 3 प्रकार के स्वरों की बात की गई है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो एक स्वर है आपका उदात्त, ये लिखा हुआ है, तो ये उदात्त की बात है। उदात्त मतलब क्या, ऊंचा स्वर, जब हम ऊंचा स्वर कहते हैं तो ये है उदात्त। और एक बात की गई है स्वरित की, स्वरित क्या है, ये है मध्यम स्वर, मध्यम स्वर। ठीक है, जो मध्यम गाते हैं। अनुदात्त का मतलब होता है नीचे, स्वर को थोड़ा नीचे करना, स्वर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसकी चर्चा कहीं भी मंत्रद की नहीं है, बाकी उदात्त, स्वरित और अनुदात्त की चर्चा की गई है। अगला देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था।
हम सभी को पता है कि समुद्री व्यापार होता था, ये समुद्र के किनारे है, गुजरात में स्थित है, तो समुद्री व्यापार के लिए लोथल प्रसिद्ध था। हाल ही में तूफान हालोंग, ये टाइफून जो है ये कहाँ पे आया है? देखो, ये मैंने अभी जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसमें आप देखना, ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया है। तो ये कहाँ पे आया है? तो हम बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस सी में, हालोंग। ठीक है, ये आप बताएंगे। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, अगर आपने ये देखा होगा तो, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारत के किस स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? और ये लॉन्च होने वाला है फ्रेंड्स 2026 में, और इसको लॉन्च करेगा गैलेक्सी आई। ठीक, देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए है? दुनिया का पहला है ये, याद रखना, ये दुनिया का पहला है, और मल्टी सेंसर पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी को मतलब अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेगा, और ये भारत का स्टार्टअप इसको लॉन्च कर रहा है। कब लॉन्च हो रहा है? ये 2026 में। तो आप क्या बताओगे? गैलेक्सी आई। फिक्की के नए अध्यक्ष को मैंने आपको बताया है कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप इनका नाम क्या बताओगे? अनंत गोयनका। और फिक्की की स्थापना कब हुई थी, ये मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1925 में हुई थी, या 1928 में हुई थी? कब हुई थी ये आप बताओगे, या 27 में हुई थी? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो हम सभी को पता है कि कैबिनेट मिशन की जो योजना आई थी उन्हीं के द्वारा। कैबिनेट मिशन पहले भारत में कब आया था? 1946 में आया था कि 1945 में? ये देखो, मैं क्वेश्चन इस तरीके से क्यों पूछ रही हूँ आपसे, कंफ्यूज करके, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में आप कंफ्यूज होते हो। तो आप मुझे इसका आंसर बताओगे, 46 में आया, 45 में आया? कैबिनेट मिशन कब आया था? मुझे तुरंत अभी कमेंट करो, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे इस तरीके से टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आ सकूँ। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग, जो 1947 में एक सीमा आयोग बनाया गया था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांट दिया गया, तो उसके आयोग के अध्यक्ष थे रेडक्लिफ। इसीलिए भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको किस नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, इन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? तो हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान में अगर फंडामेंटल राइट्स की बात होती है तो इसका संरक्षक कौन है? हमारी न्यायपालिका है। और इसमें भी दो फैक्ट तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब पूछ लेता है कि आर्टिकल 32 के तहत हम फंडामेंटल राइट्स से कोई रिलेटेड कोई बात होती है तो हम कहाँ जाते हैं? तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब हमारे पास दो दो दरवाजे हैं अगर हनन होता है तो ये आप याद रखेंगे। ये ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत हम फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कहाँ जा सकते हैं। मतलब हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता। देखो, अनुच्छेद 14 जो है वो दो बातें कहता है। पहला तो कहता है विधि के समक्ष समानता, और दूसरा कहता है विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, ये दूसरी बात है। ये पूरा लाइन है कि भारत में भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण का अधिकार होगा। तो अगर ये पूछेगा कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, तो हम बताएंगे ये लिया गया है ब्रिटेन से। भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। लेकिन अगर ये विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया, क्वेश्चन ये पूछ दे, तो हम बताएंगे यूएसए से। तो ये दो बातें हैं, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये क्या पूछ रहा है? विधि के समक्ष समानता, तो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। लेकिन अगर पूछता विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तब हमारा आंसर हो जाता ये। आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा। अगला देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो हम सभी को पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1911 में या 1912 में? कमेंट करके बताएंगे। मैं क्यों कंफ्यूज इस समय इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो यही सारे क्वेश्चन बनेंगे, फिर आपको लगेगा कि अब मैं बता दूंगी, आप उसको ध्यान से नहीं सुनोगे। लेकिन मैंने आपको क्या कर दिया, 1911 और 12 में कंफ्यूज कर दिया, जिससे क्या होगा कि अब थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ोगे, केयरफुल होकर पढ़ोगे, तो अब देखो चीज़ें याद रहेंगी आपको। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमने ऊपर देख लिया गया है। तो निर्वाचन आयोग हमारा है आर्टिकल 324 में।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत में संघ लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में चर्चा की गई है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत के संघ लोक सेवा आयोग यानी कि किसकी बात कर रहा है? यूपीएससी की बात कर रहा है। तो ये कहाँ पे लिखा, कहाँ पे है इसकी चर्चा? आर्टिकल 315 में, 315 में। किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है? फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप रुकोगे तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बताना चाहूँगी, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होंगे। देखो यहाँ पे बात कर रहा है डीपीएसपी की, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है डीपीएसपी और प्लस फंडामेंटल राइट्स की। एक केस आया था, सबसे पहले केस आया था आपका, जिसको कहते हैं चंपकम दोराईराजन केस। चंपकम दोराई, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको सुंदर सुंदर लिख देती हूँ। ये देखो, थोड़ा सा फास्ट देखेंगे इसको। ये देखो, ये पहला केस था हमारा चंपकम दोराईराजन केस। और ये केस कब का था? तो ये आप बताएंगे कि 1951 का ये केस था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डीपीएसपी से। याद रखोगे आप, यानी कि वरीयता फंडामेंटल राइट्स को दी गई थी डीपीएसपी पर, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखो एरो मैंने ऐसे बनाया है। फिर दूसरा केस आया आपका कि केरल शिक्षा विधेयक केस था। केरल शिक्षा विधेयक, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ये केस कब का है? तो केरल शिक्षा विधेयक जो ये आया था केस, ये कब आया था? केस 1957 में आया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ का सिद्धांत दिया है? क्वेश्चन ये पूछता है, तो आप बताओगे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत। वैसे आप इंग्लिश में याद रखोगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा। का सिद्धांत इन्होंने दिया, और इस सिद्धांत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो हमारे डीपीएसपी है, डीपीएसपी और हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। याद रखो कि क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के पूरक हैं, तो आप बताओगे केरल शिक्षा विधेयक केस। ये देखो, और एक केस इन्हीं से रिलेटेड और है जो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे चर्चा कर देती हूँ। हो सकता है आपको एक ही जगह पे चीज़ें देखने को कहीं पे ना मिले, तो आप ये देखो। तीसरा एक केस और देख लेते हैं कि अभी ये बात कर लेते हैं कि वर्तमान में क्या है स्थिति, किस पे किसको वरीयता दी गई है। तो आप एक केस का और जिक्र करोगे जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स। ये देखो क्वेश्चन पूछता है मिनर्वा मिल्स केस, और ये कब का है? मिनर्वा मिल्स केस डेट भी ऐसे ही पूछ लेता अगर क्वेश्चन पूरा ना पूछे तो। 1980 का है। तो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारे आर्टिकल 39A और आर्टिकल 39, इसको ब्रैकेट में करो, 39 का A और आर्टिकल 39 का B, इस पे वरीयता प्राप्त है। इसको वरीयता प्राप्त है किस पे? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। मतलब इसका मैं मतलब समझाती हूँ आपको। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर सरकार जो है आर्टिकल 39 क्लॉज ए, आर्टिकल 39 क्लॉज बी को अगर लागू करती है, तो हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है, ये दोनों आर्टिकल क्या हैं? मूल अधिकार से संबंधित है। इनके तहत हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि ये देखो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। इस केस का मतलब ये है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? डीपीएसपी को वरीयता दे दी दोबारा से फंडामेंटल राइट्स पे। तो हमारा पहला केस क्या हो जाएगा?
हाँ, यहाँ पे लेकिन ये पूछ रहा है किस संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने ये प्रावधान कर दिया कि हमारा जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किससे, फंडामेंटल राइट से। और उसमें भी कौन सा आर्टिकल, डीपीएसपी का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 39, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 39A और बी की बात करते हैं। ठीक है, ये इनको लागू करते हैं तो इसके आधार पे हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये है इसका मतलब। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई मुझे कमेंट करना, मैं एक बार फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। थोड़ा सा स्पीड में है, हम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं इसलिए तेज़ी से देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, हम सभी को पता है कि 6 साल का होता है। तो आगे बढ़ेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताओगे कि वर्तमान में भारत के सीएजी कौन हैं, क्या संजय मूर्ति हैं, मैं सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। अगला देख लेते हैं कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछता है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो हम सभी को पता है कन्नौज पे दावेदारी को लेकर के ये तीनों आपस में लड़ रहे थे और अंतिम में जीत किसकी होती है, इनकी, ये जीतते हैं। गुर्जर प्रतिहार जो है इनका ये जीत जाते हैं। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा है, इंपॉर्टेंट है ये। गुजरात का एक कवि है जिसका नाम है सोडल, इसने धर्मपाल को कहा कि ये उत्तरापथ के स्वामी हैं, किसको, धर्मपाल को कहा। तो ये हमारा एज इट इज़ आपको ऐसे याद कर लेना है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया, मैंने अभी आपको बताया कि इस पर अंत में जीत किसको प्राप्त हुई थी, तो गुर्जर प्रतिहार को प्राप्त हुई थी। और लड़ाई भी इन्होंने ही स्टार्ट करी थी, किस पर, कन्नौज को लेकर के। त्रिपक्षीय संघर्ष कहने का मतलब है कन्नौज। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, देखो ये हमारे कोई नहीं है, एमबीटी हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, ये जिनको शॉर्टकट में कहते हैं एमबी और टी। देखो इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन इनका लक साथ नहीं दे रहा था और ये लगातार विरोध इनके खिलाफ उठते जा रहे थे, तो इसलिए एमबीटी का ये हमारा विरोधों का मिश्रण कहते हैं। और इन्हीं को कहा गया है कि सुल्तान को लोगों से और लोगों को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। जब इनकी मृत्यु हुई तो एक कवि लिखते हैं, एक इतिहासकार लिखते हैं कि इस सुल्तान को लोगों से और लोगों को इस सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इस तरीके से हमारा एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था, हम सभी को पता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन कब की थी ये देखो, ये डेट ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था, तो आधुनिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ। अगर आधुनिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो सबसे पहला का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि 1789 में अमेरिका में सबसे पहली बार लिखित संविधान बना था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आधुनिक लोकतंत्र की बात हो रही है, देख लो यहाँ पे। अगर संसदीय लोकतंत्र की बात होगी तो हम क्या बताएंगे, ब्रिटेन हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा संसदीय लोकतंत्र तो हम आंसर क्या बताएंगे, संसदीय लोकतंत्र में हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, इसकी स्थापना ब्रिटेन ने किया। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र पूछ रहा है। किताबुल हिंद किसने लिखा, तो ये किताबुल हिंद लिखा हम सभी को पता है कि अल बरूनी ने लिखा है। ये मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ, अल बरूनी, ये ठीक। इब्न बतूता की किताब का नाम पूछें, इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी है, देखो ये पूछता है इसलिए मैं लिख रही हूँ। इब्न बतूता की किताब का नाम है रहला, याद रखें आप। और ये कहाँ का यात्री था इब्न बतूता, तो आप बताएंगे मोरक्को का यात्री था, मोरक्को, कहाँ का यात्री था ये, मोरक्को का। इस तरीके से हमने देख लिया। वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं, तो जो वैदिक पाठ होती हैं उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो हमको इसका फैक्ट ही ऐसे ही याद कर लेना है कि कितनी 11 अवस्थाएं होती हैं। ये है इसका आंसर 11, ऐसे याद रखोगे आप। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसिम एजिकल
के पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या है? ये निसिम एजिकल हैं, ये इनका नाम याद रखना है। अगर हम सीटेट वगैरह का एग्जाम देते होंगे तो इनकी थ्योरी हम पढ़ते हैं, सीटेट यूपी टेट देते हैं तो निसिम एजिकल जो हैं ये इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है, तो वहाँ पे हम जानते होंगे। तो देखो ये लिखा ना, अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से ये एक हैं। तो इन्होंने कौन सा ये बताया है? तो अ टाइम ऑफ चेंज, अ टाइम ऑफ चेंज है इनका, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निसिम एजिकल की ये याद रखोगे आप, निसिम एजिकल का किससे संबंधित हैं? तो अगर आप केवीएस वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे भी तो ये पूछ ही लेता है। निसिम एजिकल काफ़ी फेमस हैं, कवि हैं ये। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासक कौन था? तो देखो अग्रहार भूमि जो दी जाती थी ये, तो ये किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को दी जाती थी। तो हमें जाहिर सी बात है कि उनको दी जा रही है तो वही उसका प्रशासन करेंगे। और ये कब दिया जा रहा है ये भी देखो, गुप्त काल के बाद, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा। तो ये कौन हो जाएंगे? हमारे ब्राह्मण हो जाएंगे। माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो सशस्त्र विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? तो आप कब बताओगे इसका विद्रोह का आंसर? 1784 में। और आप मुझे बताएंगे ये कौन सा विद्रोह था। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि 1784 में कौन सा विद्रोह हुआ था। इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट करके। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ अभी करो, ताकि जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर बना सकूं और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाओ। इनमें कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में, कौन सा है? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ। तो हम सभी को पता है कि सती प्रथा का जो अंत है, प्रोहिबिशन ऑफ सती, ये कब किया गया था? तो क्वेश्चन देखो, तीन तीन क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में, 1829 में। किसके समय में हुआ? हमारा हमारा गवर्नर कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताओगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड आपसे यहाँ से पे ये भी पूछ ले कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि ये पूरा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और इसी के समय में सती प्रथा का अंत किया गया था। तो एक क्वेश्चन आप ये भी ध्यान रखोगे, देखो ये भारत का पहला है, गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं है, यहाँ पे भारत शब्द लिखा हुआ है, याद रखना, और गवर्नर जनरल है। तो ये कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है। जबकि यहाँ पे बंगाल का पूछेगा तो आप क्या बताओगे? वॉरेन हेस्टिंग बताओगे या क्या बताओगे? आप बताओ। भारतीयों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी का गठन हम सभी को पता है कि ये कब हुआ था? 1923 में। किसके द्वारा हुआ था? तो आप बताएंगे CR दास, चित्तरंजन दास जिनको कहते हैं। और एक इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू का नाम आप बताएंगे। तो ये हमारे हो गए। अगला देख लेते हैं। अच्छा 1927 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है आप ये बताओ? तो 1927 हम बताएंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, ठीक है। लेकिन ये भारत का बात है साइमन कमीशन, तो आप बताएंगे फरवरी 1928 में आया। ये कब था? 28 में आया था, फरवरी में। लेकिन नियुक्ति ही पूछ लेता है तो देखो ये मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये आया कब? भारत कब आया? कहाँ पे? भारत में, ठीक है। इसकी नियुक्ति कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी, हमको सभी को पता है, इंग्लैंड में। ये भारत कब आया? तो आप बताएंगे फरवरी 1928 में भारत आया, 1928 में, ठीक है। तो दोनों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप ये देख लेंगे। अगर आपसे 1920 किस लिए इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से क्या एक महत्वपूर्ण चीज़ बता सकते हो? तो आप बताओगे कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन के लिए 1920 जाना जाता है। और 1920 में ही क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन के बारे में आप बताएंगे, याद होना चाहिए। 1928 किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो आप 1928 में क्या हुआ था? तो हमारा नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनाया गया था ये, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए, आप तैयार करेंगे। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? पहले तो यही बताओ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हम बताएंगे
13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, कब हुआ था ये? तो उस दिन बैसाखी का दिन था। ठीक, अगला देख लेते हैं। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो हम सभी को पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो कौन है, उनके राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। ठीक, अगला देख लेते हैं। 1937 से लेके 1453 तक, यानी कि 1337 से लेके 1453 तक, यानी कि 100 वर्षों तक, ये देखो यहाँ पे, ये 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किसके बीच युद्ध हुआ? तो हम सभी को पता है कि ये युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। जो किसको लेके हो रहा था? यूएसए और इंग्लैंड वाला जो, सॉरी, यूएसए और कनाडा वाला जो एरिया है, कनाडा पे जो इनके वर्चस्व को लेकर के यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। तो इंग्लैंड और फ्रांस लड़ रहे थे आपस में 100 साल तक। रक्षा लेखा के नए महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा महालेखा नियंत्रक, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आप बताएंगे कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप मुझे बताएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। विश्वजीत सहाय को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय अभी कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? मिस्र में बनाया जा रहा है। इसका आंसर हम क्या करेंगे? मिस्र करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ मैं, 1 सेकेंड। चलो अगला देख लेते हैं, हमारा क्या है। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के महानिदेशक डीजी कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी ये हमारे संजय गर्ग जी नियुक्त हुए हैं। रिसेंट की है नियुक्तियां, मैंने पहले वीडियो में ही कंप्लीट कराया है। स्पीडी के नाम से मैं करा रही हूँ करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, यकीन मानना, अगर आपने उसको कंप्लीट वीडियो कर लिया तो आपके एग्जाम में एक भी करंट अफेयर आपका इससे बाहर नहीं होगा। आप एक बार इसको करके देखना, सारे फैक्ट्स आपको यहीं से मिलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारत की किस कोऑपरेटिव को प्रथम रैंक मिली दी गई है अभी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारी इफ़को कंपनी को एक रिपोर्ट आई है, उसके तहत भारत की पहली कोऑपरेटिव रैंक में फर्स्ट रैंक किसको मिला है? इफ़को को। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि जिसको कहते हैं ICGH 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा कराया गया है? तो जाहिर सी बात है कि ग्रीन हाइड्रोजन है तो न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ही कराया जाएगा। तो ये है इसका आंसर। अगला देख लेते हैं कि हमारा ये द स्टेट ऑफ फूड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है आपसे। तो ये कहाँ पे, ये किसके द्वारा कराया जाता है? देखो, जाहिर सी बात है कि स्टेट ऑफ फूड और एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो जाहिर सी बात है हमारी संस्था जो है फाओ के द्वारा ये कराया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे है तो आपका क्या बताओगे? रोम। रोम कहाँ पर है? इटली में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। थोड़ा सा 1 सेकंड में हम ऊपर चलते हैं। सही है, मुझे लगा कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं। तेजी के साथ आगे देखते हैं। अभी क्या है? इंटरनेट बैंकिंग का एक मुख्य, ये कर लिया। इंटरनेट बैंकिंग का एक मुख्य नुकसान क्या है फ्रेंड्स? तो इससे क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग से समय की बचत होती है, सुविधा, हैकिंग का खतरा होता है इसमें, इंटरनेट बैंकिंग में। बाकी सारी चीज़ें हमें क्या है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते समय कौन सी बात का ध्यान में रखना चाहिए? तो पासवर्ड को सभी के साथ साझा करना चाहिए? नहीं, ये साझा नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक नेटवर्क पर बैंकिंग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर ही लॉगिन करना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं, तेज़ी के साथ देखेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा।
आई थिंक क्वेश्चन कुछ कम ही रह गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट बैंकिंग की सुरक्षा से संबंधित सही है? एक ही पासवर्ड को हर जगह उपयोग करेंगे? नहीं, पासवर्ड हमें बदल बदल के रखना चाहिए, जिससे एक पासवर्ड अगर लीक भी होता है तो दूसरा पासवर्ड, दूसरी जगह का पासवर्ड सेफ होगा। मोबाइल में बैंकिंग ऐप हमेशा लॉगिन रखेंगे? नहीं। ओटीपी को किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग के लिए, आप ये याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, इंटरनेट बैंकिंग में धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना चाहिए, गलत। सोशल मीडिया पर पासवर्ड, ये तो बेवकूफ़ों वाला है आंसर, ये क्वेश्चन ऑप्शन ये करेंगे ही नहीं। बैंक द्वारा दिए गए यूआरएल से लॉगिन करना, ये होगा जाएगा आपका सी आंसर। अपने मित्र को भेजना, ये सब हमारा आंसर नहीं होगा। तो आगे देख लेते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का लाभ क्या है? कि इंटरनेट बैंकिंग अगर हम करते हैं तो केवल कार्य दिवसों में कार्य करता है? नहीं। नगद लेन देन की अनिवार्यता होती है? नहीं। बल्कि हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए इसका फ़ायदा होता है। ओटीपी का फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है, ओटीपी ओटीपी हम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है, तो इसको कहते हैं वन टाइम पासवर्ड, ये है इसका आंसर हो जाएगा। ई लर्निंग का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई जहाँ पे लग गया तो वो शब्द क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, और बाद वाला वैसे एज इट इज उतार देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा ई लर्निंग का प्रकार नहीं है? केवल ऑनलाइन प्रकार नहीं है, आंशिक रूप से ऑनलाइन, केवल ऑफलाइन। ऑफलाइन तो अगर हो गया तो, क्योंकि देखो यहाँ पे ई कह रहा है, ई मतलब ऑनलाइन, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, तो ऑफलाइन वाले में तो हम आमने सामने बैठते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये होगा ही नहीं इसमें। सिंक्रोनस ई लर्निंग का क्या मतलब है? सिंक्रोनस ई लर्निंग का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब एक ही टाइम में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में एक ही टाइम में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, संवाद होता है, वो एक ही टाइम पे इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस लर्निंग। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, आप ध्यान देना इसको। अगला देख लेते हैं, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए महाधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा? तो इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 165, याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। यानी कि महाधिवक्ता की बात, अगर महाधिवक्ता से कौन सलाह लेता है, महाधिवक्ता से सलाह लेने की बात होगी तो आर्टिकल 165 हो जाएगा, ठीक है, महाधिवक्ता की बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? फ्रेंड्स देखो, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं, अगर एक बार रासायनिक परिवर्तन हो गया किसी भी चीज़ का, जैसे मूल रूप, अगर मूल रूप में अगर कोई चीज़ है और वो बदल गई, ठीक है, तो यानी कि रासायनिक परिवर्तन में वो बदला हुआ रूप कभी भी मूल रूप में वापस नहीं आएगा, इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर वह कहीं पे भी भौतिक परिवर्तन होता है तो वो चीज़ अपनी, अगर कोई किसी भी चीज़ का रूप बदलेगा तो फिर वापस वो अपने पुराने रूप में आ जाएगा। अगर भौतिक परिवर्तन की बात, मैं अभी समझाती हूँ आपको, भौतिक परिवर्तन की बात कहते हैं, तो इसमें अगर कोई बदला हुआ रूप है, जैसे कोई किसी चीज़ का रूप बदल गया, बदला रूप, ठीक है, ये क्या होता है, दोबारा से मूल रूप में आ सकता है, मूल रूप में आ सकता है, ठीक, ये आ जाएगा। एक सेकेंड, जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे ये कहें कि अगर कोई दूध है, ठीक, दूध, तो दूध से हमने क्या कर दिया, दही जमा दिया, तो दही अब वापस से दूध बनेगा? इस दही को दूध बनाना चाहोगे तो ये नहीं बनेगा, तो ये कौन सा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बर्फ़ है, बर्फ़, अगर इसको हमने जल से बर्फ़ बना दिया, तो क्या हम इसको जल बना सकते हैं? तो दोबारा से अगर हम इसको पिघला देंगे तो जल बन जाएगा, तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। ये मतलब उसको हम वापस उसी फॉर्म में पालें तो ये उसको भौतिक कहेंगे, और अगर दोबारा वो रूप नहीं बन पाएगा तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब देखो ऑप्शन में ये, अगर ये ऑप्शन ना कि कुछ और भी ऑप्शन आएगा तो आप खुद ही कर लोगे। जल को उबालेंगे, ठंडा कर देंगे, फिर जल ही रहेगा, तो ये होगा नहीं। कागज़ को काट पीट देंगे, फिर उसको गला के फिर कागज़ बना देंगे, ठीक है, तो ये फिर हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। बर्फ़ पिघलेगा, फिर से पिघल के जल बन जाएगा, जल से बर्फ़ बना, बर्फ़ से फिर जल बन जाएगा। लेकिन अगर हमने लकड़ी को जला दिया फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, लकड़ी जलने के बाद फिर दोबारा से उस रूप में नहीं आएगा, याद रखना, कोयला बन जाएगा, ये जल के राख बन जाएगा, फिर दोबारा कुछ भी कर लें वो लकड़ी नहीं बनेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत है? एक यौगिक का एक परमाणु, देखो ये पहले ही पढ़ के गलत लग रहा है, क्या किसी यौगिक का एक परमाणु होता है? नहीं। यौगिक क्या होते हैं,
कई चीज़ों को मिला करके हम क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व का एक परमाणु कह सकते हैं। एक यौगिक का क्या होता है, एक मोल होता है, ना कि कोई परमाणु होता है। तो कौन सा कथन गलत है, यही कथन हमारा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ से मिला है। तो हम सभी को पता है कि चाहे वृहद स्नानागार की बात करें या फिर यहाँ पे हम नर्तकी की मूर्ति की बात करें या फिर हम यहाँ पे अन्न गोदाम की बात करें, ये सभी मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे 155 क्वेश्चन का ये जो सीरीज़ था, टेस्ट पेपर, ये ख़त्म हुआ। और टेस्ट ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और अगर आपको ये टेस्ट अच्छी लगती है तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि मैं इसमें और किस टाइप के क्वेश्चंस को इसमें शामिल कर सकती हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। फ्रेंड्स जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर देना, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तब तक के लिए मैं अभी आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।